जो बुफान की कहानी शुरू होती है 300 साल पहले से। 300 साल पहले की बात है। जो बुफान के पास एक स्पेस टाइम मिरर नाम का ट्रेजर था। बुफान का कल्टीवेशन लेवल बहुत दिनों से बढ़ नहीं रहा था, इसलिए वह आखिरकार स्पेस टाइम मिरर को इस्तेमाल करके लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है। यह कोशिश करते समय कुछ भी हो सकता है, असफल हुआ तो मर भी सकता है। वह उसकी प्रेयसी के बारे में सोचता है, मैंने उसको बहुत निराश किया है और वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे माफ करना जिकिन। वह लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीछे से पीठ में तलवार घुसा दी जाती है। वह पीछे देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, तुम दोनों। वहां एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। लड़की कहती है, अब स्पेस टाइम मिरर मेरा है। बुफान कहता है, लांग याजुन को शुइजिन, आप दोनों को मैंने अपने सबसे करीबी लोग माना था और आप दोनों। बुफान के शरीर से वह तलवार आर पार हो गई थी और वह मरने वाला था। बुफान कहता है, ठीक है तो चलो सब साथ में मरते हैं। लड़की कहती है, यह अच्छा नहीं, वह अपने आप को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, भागो यहाँ से। बुफान अपने आप को उड़ा देता है। वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। उसमें वह लड़का लड़की जख्मी हो जाते हैं। लड़की कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि वह अपने आप को उड़ा देगा। लड़का कहता है, आखिरकार वह मर गया, लेकिन वह स्पेस टाइम मिरर। बुफान मरते समय सोचता है, जिकिन मैं मरने से या धोखे से नहीं डरता हूं, लेकिन इस जिंदगी में मैंने तुम्हें निराश किया है। अगर अगला जन्म होता है तो अगले जन्म में। इतने में वह मर जाता है। हेवन एंड अर्थ नाइट क्लब। यहां बुफान बैठा होता है। बुफान होश में आता है और सोचता है, क्या यह मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उसके बगल में क्लब की लड़की बैठी होती है। वह कहती है, जो बुफान, आप यहाँ कुछ दिनों से नहीं आए थे, आप आज कैसे खेलना चाहते हैं। बुफान उसको धक्का मार के दूर कर देता है। बुफान सोचता है, मैं फिर से पैदा हुआ हूं, इस जीवन में मैं सफल हो जाऊंगा। वह जोर जोर से हंसता है। उसके सामने बैठी लड़की कहती है, यह आदमी कुछ अजीब लग रहा है। दूसरा आदमी कहता है, क्या यह पागल हो गया है। बाहर से आवाज आती है, पुलिस यहां उसकी जांच करने आई है। सब लोग भागने लगते हैं। आवाजें आती है, नहीं, खिसक जाओ, भागो। बुफान कहता है, क्या। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस उसको पकड़ के हथकड़ी लगा के बाहर लाती है और उसको कहती है, आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपके द्वारा कहा गया हर शब्द एक गवाही बन जाएगा। क्लब के सामने प्रेस और फोटोग्राफर आए थे, वह फोटो खींचने लगते हैं। उनमें से एक पत्रकार कहता है, बदनाम जगह पर जाकर मजा करने वाला बेकार आदमी बुफान, जिकिन ने उसमें क्या देखकर उससे शादी की। दूसरा पत्रकार कहता है, यह अफसोस की बात है कि इस तरह की एक आदर्श महिला ने वास्तव में इस बेकार आदमी से शादी की है। एक फोटोग्राफर कहता है, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये परिवार उस समय जो परिवार से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मास्टर बुफान को जो परिवार से हटाए जाने की उम्मीद नहीं थी। बुफान सोचता है, मैं 10 सेकंड में पुलिस को पीट सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैं सभी तरह से बच नहीं सकता। सामने से जिकिन आती है। एक पत्रकार कहते हैं, अब यह एक अच्छा शो होने वाला है। दूसरा कहता है, जिकिन का चेहरा देखकर ऐसा लगता है आज बुफान की खैर नहीं। तीसरा कहता है, क्या यह बेकार शादी आज समाप्त होगी। जिकिन बुफान के पास आती है। बुफान मन में सोचता है, वह क्या करना चाहती है। एक आदमी कहता है, यह दृश्य इतना विस्फोटक है। दूसरा कहता है, इसे मारो, हम इसे मारने के बाद लिखेंगे। जिकिन हाथ ऊपर उठाती है और उसके गाल पर प्यार से सहलाते हुए कहती है, बुफान, इतनी देर से घर मत जाओ और मेरे बारे में चिंता मत करो। यह सब देखकर सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। बुफान कहता है, क्या मैंने आपको सही सुना है। एक फोटोग्राफर कहता है, उनका रिश्ता इतना अच्छा कब हो गया। दूसरा कहता है, रिश्ता बिखरा हुआ था, मैंने सोचा कि कुछ बड़ा होगा। जो वे ये जिकिन की कंपनी के महाप्रबंधक लंबे से यह सब देख रहा था, वह कहता है, जिकिन ने उसको मारा क्यों नहीं। जिकिन पुलिस से कहती है, आपकी परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, ये परिवार भविष्य में आपको अच्छी तरह से धन्यवाद देते हैं। पुलिस वाला हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, काफी अच्छा है। बुफान सोचता है, जिकिन मेरे लिए अच्छा सोचती है। जिकिन कहती है, चलो बुफान घर चलते हैं। बुफान कहता है, पत्नी चलो चलते हैं। वह दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं। जिकिन अकेली गाड़ी में बैठ के चली जाती है। बुफान कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे घर ले जाओगी। और मन में रोता है। पीछे से कोई आता है। बुफान कहता है, कौन। वह जो था वह कहता है, क्या तुमको वास्तव में लगता है कि जिकिन तुम्हारी देखभाल करेगी। बेकार आदमी, मैं तुमको सलाह देता हूँ, जिकिन को जल्दी छोड़ दो, इस बार तुम भाग्यशाली थे।
शायद अगली बार। बुफान कहता है, वो? तो क्या तुमने आज इस प्लान किया था? जो कहता है, तो तुम क्या कर लोगी? बुफान उसके पेट में एक फाइट मारता है और कहता है, तो मैं तुमको बताता हूं कि क्या अच्छा होता है। जो उड़ के दूर खड़ी गाड़ी से जाकर टकराता है और कहता है, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? बुफान आकर उसे और पीटता है और कहता है, तो यह तुम थे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? और उसे बहुत पीटता है, आखिर में उसे लात मार के दूर फेंकता है। उससे गाड़ी की चाबी लेके कहता है, कार के लिए धन्यवाद। जो रोते रोते कहता है, धीरे धीरे कार चलाओ, कहीं ठोक न देना। बुफान ये जिकिन के घर आता है। जिकिन उसको देखकर कहती है, आप वापस आ गए, मेरे कमरे में आ जाओ। बुफान सोचता है, क्या उसने आखिरकार इसे समझ लिया? कहता है, मेरी पत्नी, मैं आ रहा हूं। बुफान आकर देखता है तो जिकिन टेबल पर खड़ी होकर छत में लगे बल्ब चेक कर रही थी। वह कहती है, क्या आप मेरे लिए यह बल्ब देख सकते हैं? मैंने बटन दबाया तो भी ये जला नहीं। बुफान मन में कहता है, मैं क्या क्या सोच रहा था और यह एक बल्ब निकला। जिकिन का बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिरने वाली होती है। बुफान कहता है, यह अच्छा नहीं है, ध्यान रखो। उसको अपने हाथों से झेलता है, अपने गोदी में लेके पूछता है, जिकिन क्या तुम ठीक हो? और उसके शरीर को देखकर कहता है, वाह, कितना अच्छा नजारा है। उसको नीचे जमीन पर खड़ा कर देता है और कहता है, हे क्या, मुझे डर है कि तुम गिर जाओगी। जिकिन शर्मा रही थी, कहती है, आप पहले बाहर जाओ, आपके लिए टेबल पर कुछ रखा है, उसे ले लो। पॉकेट लेके बुफान बाहर चला जाता है। कुर्सी पर बैठकर बुफान पॉकेट खोल के देखता है। उसमें एक कार्ड और एक चिट्ठी होती है, उसमें लिखा होता है, इस कार्ड में 10,000 युआन है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बुफान सोचता है, जिकिन मेरा अच्छा ख्याल रख रही है। कुछ देर बाद बुफान कहता है, ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कल्टीवेशन करना चाहिए, अन्यथा मेरी जो प्रतिमा बनी हुई है उसे सब मुझे बेकार आदमी समझकर मुझे नीचा दिखाते रहेंगे। बुफान कल्टीवेशन करने बैठता है। थोड़ी सफलता पाने के बाद मन में सोचता है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, खूब कल्टीवेशन करूंगा, लुंग्याजुन प्रतीक्षा करो। क्यूई प्रशिक्षण की 3 परतें। इस गति से मैं जल्द ही सहज स्तर 3 तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। अगले दिन बुफान खिड़की से देख रहा होता है, नीचे जिकिन का ड्राइवर जिकिन को कहता है, कृपया अंदर आइए। बुफान मस्ती में सोचता है, पत्नी बिना पति के बाहर कैसे जा सकती है, और खिड़की से कूद जाता है। टाइम्स जिकिन कार में बैठकर ड्राइवर से कहती है, लोइंग चलो। उतने में बुफान अचानक आकर कार में बैठ जाता है, कहता है, तुम कहाँ जा रही हो पत्नी? मुझे साथ ले चलो। जिकिन डर कर कहती है, तुम कब अंदर आए? क्या तुम मुझे डरा के मारना चाहते हो? बुफान कहता है, अभी अभी आया, आपने इसे नोटिस नहीं किया? जिकिन शांत होकर कहती है, अंकल ने मुझसे कुछ बात करने के लिए बुलाया है। क्या आप समझ गए? बुफान हंसते हुए मन में कहता है, मैं समझ गया। कार अंकल के घर के लिए निकलती है। वह अंकल के घर पहुंचकर अंदर चले जाते हैं, वहां सब बैठे हुए होते हैं। वहां चर्चा चल रही थी, बुफान कल पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, ये परिवार के लिए शर्म की बात है, हमारी कजन जिकिन फूल की तरह है, उसकी शादी कचरे से हुई है। बुफान जिकिन के लिए कुर्सी खिंच के बैठने के लिए कहता है। बाकी लोग उसको बेकार आदमी कहते हैं। जिकिन थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, मुझे कुछ कहना है, मेरे पति का मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिकिन के पिता ये कहते हैं, जिकिन मुझे पता है कि आपकी कंपनी अब और नहीं टिक सकती, इसे यांग परिवार को बेचने के बारे में सोचो। जिकिन मन में कहती है, क्या? पापा उनके पिताजी की तरफ देखकर आगे कहते हैं, जिकिन ने इतनी मेहनत की है, कंपनी को बेचना और जिंदगी का आनंद लेना बेहतर है, पिताजी यह सब आपके लिए है। जिकिन गुस्से में कहती है, यह मेरी माँ की कंपनी है, आपको लाभांश का भुगतान भी नहीं करना है, अब कंपनी मुश्किल में है, लेकिन यह अभी भी नीचे है। पापा कहते हैं, पिताजी यह सब आपके लिए है, आप नहीं जानते क्या? जिकिन नाराजी से अपने पिताजी से कहती है, पहले मुझे जबरदस्ती झौस खानदान में शादी करने को कहा था, मैंने आपकी बात मान ली थी, अब मुझे मेरी माँ की कंपनी को बेचने के लिए जबरदस्ती की जा रही है, आप बहुत मतलबी है। जिकिन के चाचा किन ये गुस्सा होकर कहते हैं, तुम ये परिवार की सदस्य हो, परिवार के लिए बलिदान करना स्वाभाविक है। आज मैं तुम्हारे पिताजी के तरफ से तुझे शिक्षा देता हूँ। चाचा जी जिकिन को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। बुफान मन में कहता है, मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत? जिकिन थोड़ी डर जाती है, लेकिन बुफान चाचा जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह परिवार के लिए अच्छा नहीं। चाचा जी कहते हैं, दूर हो जाओ, कचरे कहीं के तुम मुझे रोकना चाहते हो। बुफान कहता है, ठीक है, और उनका हाथ जोर से दबाना शुरू करता है।
चाचा जी कहते हैं हाथ बहुत दर्द करता है, मुझे जाने दो। रूम में बैठे सब आदमी उठ खड़े होते हैं और चिल्लाते हैं, बुफान उसे जाने दो। दूसरा कहता है, यदि तुम उसे जाने नहीं देते हैं तो तुम्हारे साथ जो भी बुरा होगा उसका दोष हमें न देना। तीसरा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी रूम में कोई आता है। यह सब होटल के बड़े से कमरे में बैठे थे। टाइगर लॉर्ड और उसके आदमी और होटल का एक कर्मचारी दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। कर्मचारी लॉर्ड को कहता है, टाइगर लॉर्ड, इसमें वास्तव में मेहमान है, मैंने आपको झूठ नहीं कहा था। टाइगर लॉर्ड कहता है, यह कमरा मुझे चाहिए, किसकी हिम्मत है जो मुझे मना करेगा? बुफान चाचाजी का हाथ छोड़ देता है। जिकिन के पिताजी लॉर्ड को कहते हैं, यह कमरा हमारे ये परिवार ने बुक किया है, आप दूसरी जगह जाओ। टाइगर लॉर्ड आकर पिताजी को थप्पड़ लगा देता है। सब सहम जाते हैं। टाइगर लॉर्ड कहता है, जिजो में यह कौन सा परिवार है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना? पिताजी गाल पर हाथ रखकर कहते हैं, लानत है, हम और किंगजो झोजिया बहनोई हैं, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो जल्दी करे और माफी मांगे। लॉर्ड कहता है, मैं चुका बॉस हूँ, मैं झो परिवार को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन आपका ये परिवार क्या है? CHU के बॉस, मैं गोल्डन स्टेट का नंबर 1 कमीना हूँ। ये परिवार की एक औरत कहती है, पूरा पश्चिम शहर उसके हाथ में है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। दूसरा आदमी कहता है, बुफान को उसके परिवार ने घर से बेदखल किया है, ऐसा नहीं होता तो इस शहर में हमारी भी इज्जत की जाती। पिताजी हंसते हुए टाइगर से कहते हैं, डराने धमकाने की जरूरत नहीं, प्यार से बातचीत करते हैं। जिकिन गुस्से से टाइगर लॉर्ड को देख रही थी। टाइगर लॉर्ड की नजर उस पे जाती है और मन में कहता है, क्या सुंदरता है। जिकिन के पिताजी को धक्का देकर बाजू में करके जिकिन की तरफ जाता है। जिकिन के बालों को सहलाते हुए कहता है, एक ग्लास शराब मेरे साथ पियो। जिकिन गुस्से से कहती है, चले जाओ यह से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। टाइगर के हाथ में शराब का ग्लास होता है, वह कहता है, तुमको यह शराब तो पीनी ही पड़ेगी। बुफान आता है और टाइगर के हाथ को धक्का देता है, टाइगर के हाथ से शराब वाला ग्लास नीचे गिरता है। बुफान जिकिन के आगे आकर खड़ा होकर टाइगर से कहता है, मेरी पत्नी ने तुमको बकवास बंद करने को कहा था, तुमने नहीं सुना? पीछे खड़ी जिकिन आश्चर्य से कहती है, असामान्य। टाइगर लॉर्ड कहता है, क्या तुम पागल हो, अपने काम से मतलब रखो। परिवार वाले बहुत डरे हुए होते हैं। उनमें एक कहता है, जिकिन टाइगर लॉर्ड के साथ शराब पियो और उनसे माफी मांगो। दूसरा कहता है, बुफान उनसे माफी मांगो। तीसरा कहता है, मरना नहीं चाहते हो तो माफी मांगो। बुफान गुस्से से सबको कहता है, बकवास बंद करो, आप सब कायर लोग हैं, डरपोक है, जो इतनी तेजी से माफी मांग रहे हो। टाइगर की तरफ उंगली करके कहता है, और तुम कौन को और क्या करते हो वह मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरी पत्नी के करीब मत जाओ। टाइगर लॉर्ड और उसके आदमी गुस्से से लाल पीले होते हैं। टाइगर अपने आदमियों को कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, चलो मारो उसको। बुफान तेजी से दौड़ता हुआ आता है और टाइगर और उसके आदमियों को एक एक फाइट मारकर आगे निकल जाता है। यह इतनी तेजी से होता है किसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। टाइगर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, यह कैसे हुआ। बुफान फिर पीछे मुड़कर टाइगर को फाइट मारते हुए कहता है, इसे लो। उसके गाल पे मारता है, टाइगर की बत्तीशी हिल जाती है, 3-4 दांत भी टूट जाते हैं। यह सब देखकर परिवार में से एक आदमी कहता है, बुफान कितना कमाल है। जिकिन कहती है, यह कैसे हो गया। बुफान कहता है, मेरी पत्नी, क्या मैं कमाल का हूँ। टाइगर जमीन पर पड़ा हुआ होता है, वह कहता है, तुमने जो किया है उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहो। बुफान उसके हथेली पर पैर रखकर जिकिन के पास आते हुए कहता है, ना समझ। जिकिन के पास आकर बुफान कहता है, चलो घर चलते हैं। जिकिन बुफान को कहती है, ठीक है। होटल में दूसरी तरफ जिकिन की कंपनी का मैनेजर किसी के साथ बैठा होता है। कहता है, सर यांग, मैंने ये परिवार के साथ मिलकर उसे मानने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। यांग सिगार पीते हुए थोड़े मुस्कुराते हैं। मैनेजर कहता है, जिकिन का चरित्र अच्छा नहीं है और वह मूर्ख है। मिस्टर यांग कहते हैं, वह उसका फायदा कहाँ है, वह जानती नहीं, तुझे उसको जबरदस्ती बताना होगा। तुम उसे मना सकते हो तो तुझे कंपनी का 10% शेयर मिलेगा। दोनों ठहाके मार के हंसते हैं। अगले दिन जिकिन बुफान के घर पे बैठकर सोच रहा होता है, प्रशिक्षण के लिए सामग्री खरीदने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़े थे, मुझे और अधिक कहां से मिल सकता है, मुझे कुछ उपाय खोजना होगा। बुफान को पैसे कमाने का एक आइडिया आता है, वह है कागज का ताबीज बना के बेचने का। उसको पिछले जन्म में ताबीज बनाना आता था, तो वह ताबीज बनाता है और कहता है, चलो टेस्ट करते हैं। वह टेस्ट करने का प्रयास करता है, कहता है, ताबीज काम करो। ताबीज काम नहीं करता। वह सोचता है, मैंने क्या गलत किया, ताबीज क्यों नहीं काम कर रहा है, या मैं ताबीज बनाने के काबिल नहीं हूँ। वह घड़ी घड़ी प्रयास करता रहता है, फिर से प्रयास करता रहता है।
कुछ नहीं होता है। आखिरकार ताबीज को कहता है, मैं गॉड हूं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाओ। बहुत परेशान होता है, फिर भी वह कोशिश जारी रखता है। कहता है आखिरकार यह काम कर रहा है, लेकिन वह ताबीज का कागज फट के उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। बहुत परेशान होकर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं जादुई ताबीज नहीं बना सकता। गुस्से से फिर से कोशिश करता है, आखिरकार बना ही लेता है। कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं सिर्फ 3 ताबीज बना पाया। शायद पृथ्वी पर बनाना कठिन होगा या मेरे में कुछ कमी हो गई है। जिकिन ऊपर से नीचे आते आते मुस्कुराते हुई कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, आप आज अकेले खाना खाना। बुफान चेहरे पे हंसी लाकर कहता है, मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? जिकिन कहती है, कुछ दिन पहले ही तो दिए थे। बुफान कहता है, यह ताबीज बना के बेचने के लिए वह पैसे खर्च कर दिए। और एक ताबीज जिकिन के हाथ में देता है, वह पर्स में रख देती है और थोड़ी परेशान होकर कहती है, कंपनी की हालत ठीक नहीं है, आप पैसे की बचत करो। बुफान मन में निश्चय करता है और मन में कहता है, थोड़ा सब्र करो और देखो। जिकिन जाते जाते सोचती है, मुझे लगा था यह बदल गया है, पर नहीं है, वैसा ही है। थोड़ी देर बाद जिकिन गाड़ी से उतर के सोचती है, यांग तियाना चिंग, वह मुझ पर जोर दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? वह यह सब सोच के रास्ता क्रॉस कर रही थी। वही रास्ते पे लंबे से एक गाड़ी आ रही थी। उसका चालक टोपी पहना हुआ लड़का मन में कहता है, मृत्यु का समय, और जिकिन को गाड़ी से ठोकने की कोशिश करता है। जिकिन को थोड़ा सा धक्का लगाते ही उसके पर्स से वह ताबीज उसके बाहर आता है और एक कवच बना देता है। उस कवच के अंदर जिकिन को कुछ नहीं होता, मतलब जिकिन वह ताबीज की वजह से बच जाती है। वह गाड़ी वाला वहां से कब का भाग गया होता है। जिकिन मन में कहती है, यह आइटम मुझे बुफान ने दिया था। एक्सीडेंट होने के सदमे से जिकिन बेहोश हो जाती है। थोड़े समय के बाद उसको होश आता है तो वह अस्पताल में एक बेड पर होती है। कहती है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अस्पताल में हूँ? बेड पर सर रखकर बुफान सोया हुआ था। जिकिन कहती है, बुफान तुम यहाँ मेरे बगल में क्यों हो? बुफान आराम से सोया हुआ था। जिकिन मन में सोचती है, क्या वह आइटम जो बुफान ने दिया था उसने मुझे बचाया है? बुफान नींद में बड़बड़ा रहा था, वह जिकिन के बड़े बड़े संतरे। जिकिन गुस्से से कहती है, यह कमीना, और तकिया लेके उस पर मारते हुए कहती है, आप दूसरों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं? बुफान जाग कर कहता है, जिकिन क्या क्या हुआ? तुम कब जागे? वह कहती है, मैं अभी जगी हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? बुफान कहता है, मैंने सुना है कि आपका एक कार एक्सीडेंट हो गया है, मैं जल्दी से चिकन सूप पकाकर यहाँ ले आया, पहले इसे ले लो। जिकिन कहती है, मुझे याद आया, नहीं, कंपनी में सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक है, मुझे अभी जाना है। वह बेड से उतरकर जाने के लिए निकलती है। बुफान आगे आकर उसको रोकता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? उसको अपने गोदी में उठाता है। जिकिन कहती है, बुफान यह क्या कर रहे हो? कृपया मुझे नीचे रखो। बुफान उसको बेड पर रख देता है। उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, मैं कंपनी की देखभाल करूंगा, तुम यह रहकर आराम करो। यह कहकर बुफान उस अस्पताल के कमरे से बाहर आता है। जिकिन सोचती है, बुफान, क्या आप सच में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिस पर मैं निर्भर रह सकती हूँ? जिकिन की कंपनी के मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही थी। वहां के लोग कह रहे थे, क्या हो रहा है? अध्यक्ष ये जिकिन क्यों नहीं आए अभी तक? दूसरा कहता है, चुप रहो, तुम सच में नहीं जानते, कल रात अध्यक्षीय जिकिन का कार एक्सीडेंट हो गया था। तीसरा कहता है, क्या अध्यक्षीय जिकिन के साथ दुर्घटना हुई है? क्या हम अभी भी यह बैठक कर रहे हैं? चौथा कहता है, कंपनी की स्थिति गंभीर है, अध्यक्षीय जिकिन दूर है, मुझे नहीं लगता कि यह कंपनी अब और बच सकती है। कंपनी का मैनेजर सोचता है, यांग तियांगचेंग वास्तव में उसे मारने में असफल रहा, ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करना होगा और अपनी गति बढ़ानी होगी, इन सबको विलय के लिए मानना होगा। तभी हीरो की तरह अपना बुफान दरवाजा खोलकर अंदर चला आता है और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, सबको सुप्रभात, अध्यक्ष ये जिकिन आज यहाँ नहीं आ सकती, उसकी तरफ से मैं बैठक में भाग लूंगा। उस कमरे में बैठे सब लोग गुस्से और आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या? उनमें एक कहता है, क्या मजाक है, आप कौन है? दूसरा कहता है, छोटे लड़के, क्या तुम उस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत छोटे नहीं हो? तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तीसरा कहता है, यह आदमी जो केवल क्लबों में अपनी पत्नी के पैसे खर्च करना जानता है और शायद ही कोई उसे उस कंपनी में पहचानता होगा, वह बैठक में शामिल होना चाहता है। हास्यास्पद। मैनेजर कहता है, तुम कंपनी के मामलों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपको इस बैठक में अध्यक्षीय जिकिन का प्रतिनिधित्व क्यों करना चाहिए? बुफान गुस्से से मैनेजर की तरफ देखता है। इतना गुस्सा होता है कि उसका खतरनाक ओरा बाहर आता है और गुस्से से कहता है, क्योंकि मैं अध्यक्षीय जिकिन का पति हूं। अभी बैठ जाओ और अपना मुंह बंद करो।
मैनेजर घबराते हुए मन में कहता है, लानत है, बहुत भयानक। बुफान, वह अभी अभी एक दानव जैसा दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर हिल नहीं सकता। दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर चला आता है। दरवाजे बाहर से सुरक्षा कर्मचारी उसको कहता है, तुम वहां नहीं आ सकते। अंदर आया आदमी चिल्ला के कहता है, भाड़ में जाओ। कौन है बुफान? बुफान कहता है, मैं यही हूँ, क्या बात है? वह आदमी गुस्से से बुफान की तरफ देखकर बोलता है, तुमने मेरे भाई सन्हु को मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुफान की तरफ लात मारते हुए कहता है, मूर्ख, मारो। बुफान अपनी फाइट उसके अंडों पे मारता है और कहता है, ओह, यह तुम हो? उस आदमी को बहुत दर्द होता है। दर्द में अनाप शनाप बड़बड़ाता है, चिल्लाता है और बेसुध हो जाता है। बुफान दरवाजे के बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, इसको इमारत के बाहर फेंक दो। कमरे में से एक आदमी कहता है, वह सिल्वर टाइगर लॉर्ड है, जो स्वर्गीय लॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर है, और उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया। दूसरा कहता है, क्या बुफान बेकार नहीं है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तीसरा कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत घबरा गया हूँ, मैंने अभी अभी उसे डांटा था। बुफान कहता है, अरे हाँ, अभी अभी। क्या आप में से किसी के पास अध्यक्ष जिकिन की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के बारे में कोई राय है? एक आदमी कहता है, हम सभी अध्यक्ष जिकिन के निर्णय में विश्वास करते हैं। दूसरा कहता है, कुछ भी तो नहीं, हम आपके पक्ष में हाथ उठाते हैं, बुफान अध्यक्ष जिकिन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तीसरा कहता है, आप और अध्यक्ष जिकिन एक ही परिवार में हैं, बेशक उसका प्रतिनिधित्व करने में कोई समस्या नहीं है। बुफान कहता है, तो चलो बैठक शुरू करते हैं। 2 दिन बाद बुफान अपनी शक्ति का टेस्ट कर रहा था। मुट्ठी बनाकर एक पेड़ पर मारता है और कहता है, मेरी कल्टीवेशन की गति इस दुनिया में धीमी हो गई है। उसकी गति बढ़ने के लिए पे युआन की गोलियों को परिष्कृत करना आवश्यक लगता है। पेड़ पर मुक्के का निशान पड़ा हुआ होता है। बुफान छोटे रास्ते पर चलते हुए सोचता है, गोलियां बनाने के लिए मुझे पुरानी चिकित्सा वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इनको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी। पैसे जिकिन के पास मांगूंगा तो वह कहेगी, आपने अपना सारा पैसे फिर से क्यों खर्च किया? बुफान मन में कहता है, कंपनी कई कठिनाइयों का सामना कर रही है, मुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। पीछे से 2 आदमी आते हैं। बुफान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, क्या वह मेरी जासूसी कर रहे हैं? वह 2 आदमी जख्मी दवाओं की पट्टी में बंधे रहे होते हैं। वह वही आदमी होते हैं, टाइगर और उसका भाई। बुफान उनसे पूछता है, क्या बात है? बुफान अपना ओरा निकल कर कहता है, लगता है कि मैंने आपको पिछली बार पर्याप्त रूप से नहीं मारा था। वह दोनों घबरा के कहते हैं, नहीं, यह नहीं, पिछली बार यह हमारी गलती थी और मुझे आशा है कि श्रीमान बुफान हमें हमारे मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए क्षमा करेंगे। हमारे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि मिस्टर बुफान हमारा साथ आएंगे। बुफान मन में कहता है, वह मुझे देखना चाहता है, यह दिलचस्प है। दोनों को कहता है, मैं भी अंडरवर्ल्ड के बॉस को देखना चाहता हूँ। वह उनके साथ मिलने चला जाता है। वह होटल के कमरे में आते हैं, सामने बॉस बैठा होता है। बुफान सोचता है, बॉस टकला होगा, लेकिन यह तो अच्छा बाल वाला निकला। बॉस हंसते हुए कहता है, तुम एक हो जिसने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई, दिलचस्प। बुफान कहता है, हाँ, वह मैं ही हूँ। आपको यह पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। बॉस का बॉडीगार्ड गुस्से से कहता है, हास्यास्पद, और बुफान को फाइट मारने के लिए आगे आता है। बुफान मन में कहता है, क्या तुम मेरी परीक्षा के रहे हो? अपनी एक उंगली से उसके फाइट को रोकता है। बॉडीगार्ड और जोर लगता है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बॉडीगार्ड आश्चर्य से सोचता है, जीशु शहर में 3 से अधिक लोग नहीं हैं जो मेरा मुक्का सह सकते हैं, और वह मुझे एक उंगली से रोक रहा है। बॉस भी आश्चर्य से सोचता है, बॉडीगार्ड जिन्हों स्पेशल फोर्स से आया है और उसको एक साधारण लड़के ने हरा दिया। बॉस सोच समझ कर कहता है, यह गलतफहमी हुई है। मेरे भाई ने सुना है कि 2 छोटे भाइयों को तुमने पिटा था, इसलिए वह गुस्सा हो गया था। बुफान कहता है, क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? बॉस कहता है, युवा लड़के, उच्च कुंफू का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो पैसे और लड़कियां सब कुछ मिल सकता है। बुफान सोफे से उठकर खड़ा होकर कहता है, माफ कीजिए, मुझे इन बातों की परवाह नहीं है, और बाहर चला जाता है। बुफान बाहर जाने के बाद बॉडीगार्ड बॉस से कहता है, बॉस, यह बच्चा बहुत घमंडी है, क्या हमें? उसकी बात काटते हुए बॉस कहता है, नहीं, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक बहादुर युवा है, उसको थोड़ा जीवन की हार जीत समझने दो। बुफान बाहर आकर सोचता है, यह चुशिया ये सहयोग कर सकता है। आखिरकार कुछ चीजें जो मैं करने के लिए सुविधाजनक नहीं हूं वहां कर सकता है।
लॉबी में चलते हुए बुफान की नजर एक कमरे में पड़ती है। वहां जिकिन और लोग कंपनी के क्लाइंट के साथ बैठी थी। बुफान कहता है, जिकिन भी यहाँ इस होटल में है। जिकिन के कंपनी का क्लाइंट जिकिन को कहता है, मिसेज ये एक और ड्रिंक लो। जिकिन सर को हाथ लगाती है और कहती है, नहीं नहीं मैं इसे नहीं पी सकती। क्लाइंट कहता है, मिसेज ये हमारी कंपनी इतने सालों से सहयोग कर रही है, यदि आप नहीं पीते हैं तो आप मेरी बात नहीं मान रही है। और मन में सोचता है, तुम्हें आज पिलाकर बेहोश करने के बाद हर तरह का खेल खेलूंगा। जिकिन सोचती है, वह हमारे कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक है, अगर मैं उसके साथ शराब पीना बंद कर दूं तो वह नाराज हो सकता है। बुफान कमरे में दाखिल होता है और क्लाइंट के हाथ में जो शराब का ग्लास होता है वह अपने हाथ में लेते हुए कहता है, श्रीमती ये को अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, मैं इसे उसके लिए पीऊंगा। जिकिन सोचती है, बुफान यहाँ क्या कर रहा है? यह स्थान केवल विशिष्ट ग्राहकों के लिए खुला है, वह यहाँ कैसे आया? क्लाइंट थोड़े गुस्से से बुफान को पूछता है, आप कहाँ से आए हैं? आपने मिसेज ये की ड्रिंक क्यों ली? वहां बैठा एक आदमी कहता है, श्री वांग यह श्रीमती ये का फालतू पति है। दूसरा आदमी कहता है, वह जो परिवार द्वारा फेंका गया अपशिष्ट पदार्थ है। तीसरा कहता है, बस एक बेकार कुत्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर भौंकने की? वह शराब का ग्लास बुफान पी जाता है। क्लाइंट यानी मिस्टर वांग कहता है, श्रीमती ये यह अफसोस की बात है कि आप इस तरह के कचरे से शादी की है, बेहतर होगा आप मुझसे दोबारा शादी करें। जिकिन गुस्से में वहां रखा एक शराब का ग्लास उठा के मिस्टर वांग के चेहरे पे शराब फेंक देती है और कहती है, मैं शादीशुदा नहीं होती तो भी तुम्हारा कोई मौका नहीं होता। बाकी बैठे आदमी आश्चर्य से कहते हैं, ओ नहीं। बुफान सोचता है, जिकिन ने मेरा बचाव किया। मिस्टर वांग कहता है, ये जिकिन क्या तुम पागल हो? जिकिन कहती है, श्रीमान वांग मैं उनकी पत्नी हूँ, कृपया आप उनका सम्मान करें। मिस्टर वांग बहुत गुस्से से कहते हैं, तुम क्या होने का नाटक कर रही हो कुतिया? तू बाहर साफ सुथरी नजर आती हो पर अंदर से हम नहीं जानते क्या तुम्हारा चरित्र कैसा है। वहां बैठी एक लड़की कहती है, महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ भोजन करने के अंतः नियमों को हर कोई जानता है। दूसरी कहती है, मैं सालों से उसके नकली चेहरे का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरी कहती है, साफ सुथरी होने का नाटक कर रही है। जिकिन बहुत गुस्सा होकर कहती है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुफान गुस्से में सोचता है, कमीने मेरे पत्नी का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हैं। उसका आवारा बाहर आता है और मिस्टर वांग का गला पकड़कर दीवार की तरफ धकेलता है, लेकिन गला नहीं छोड़ता है। मिस्टर वांग घबराकर कहते हैं, यह क्या हो रहा है? बुफान गुस्से से मिस्टर वांग को कहता है, मेरी पत्नी से माफी मांगो। मिस्टर वांग भी गुस्से से कहता है, लड़के क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मौत को गले लगा रहे हो। बुफान मिस्टर वांग का गला दबाकर उनको ऊपर उठता है और कहता है, माफी मांगो। वहां की लड़कियां घबराकर चिल्लाती है, आह यह एक हत्या है। वहां बैठे 3 आदमी यह सब देखकर उठ खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है, कमीने उसे छोड़ दो। बुफान अपने पैर से तीनों को बारी बारी से किक मारता है, तीनों दूर जाकर दीवार से टकराते हैं। बुफान कहता है, एक आखिरी मौका, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। यह सब देखकर मिस्टर वांग भी डर जाता है और कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं क्षमा चाहता हूँ। बुफान उसका गला छोड़ देता है। मिस्टर वांग घुटने के बल बैठकर कहता है, श्रीमती ये मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं गलत था, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। जिकिन सोचती है, यह वही बुफान है या कोई अलग है, मुझे क्यों अलग वक्ती लग रहा है? बुफान सोचता है, जिकिन को बचाने के बाद भी वह अलग व्यवहार क्यों कर रही है? क्या मैंने अधिक कर दिया? उससे वह डर गई है। वहां से निकलकर वह दोनों गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं। गाड़ी चलाते हुए जिकिन कहती है, हमारी शादी विपरीत परिस्थितियों में हुई है क्योंकि मेरे परिवार ने मुझ पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। बुफान कहता है, मुझे पता है, और सोचता है, मैं मेरी पत्नी का दिल कब जीतूंगा। गाड़ी उनके घर की तरफ ही जा रही थी, तभी कार के एक खाने से कुछ कागज बुफान के हाथ लगते हैं। वह देखकर वह चौंक जाता है। वह तलाक के पेपर होते हैं। गाड़ी रोककर जिकिन हिचकर कहती है, यह वास्तव में मैं। बुफान बीच में रोककर कहता है, यह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वह हूँ जो आपको पूरे समय से रोके हुए है। जिकिन कहती है, आइए आलोचना से बचाने के लिए तलाक के बाद कुछ समय साथ रहें। बुफान उदास होकर कहता है, ठीक है, और सोचता है, अपने भूतकाल में मैं एक कमजोर आदमी था और आपको खुश करने में सक्षम नहीं था। तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर देता है। फिर सोचता है, लेकिन अभी से प्रतीक्षा करे और देखे, मैं तुम्हें निश्चित रूप से खुश रखूंगा। वह दोनों गाड़ी से जा रहे थे। जिकिन बुफान से कहती है, मुझे समझने के लिए धन्यवाद। गाड़ी में जिकिन का फोन बजता है।
जिकिन फोन उठाती है, फोन पे कहती है, जो वेई, आपने क्या कहा? हमारे कार्गो पर प्रतिबंध लगाया गया है, जांच के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। क्या? हमारी कोर तकनीक लीक हो गई? दूसरों ने उत्पाद को पहले से विकसित किया है। बैंक ने कहा कि कर्जा नहीं मिल सकता है। इतनी सारी बुरी खबरें सुनकर जिकिन व्यथित हो जाती है। जिकिन विचलित होकर अपने आप से कहती है, ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ का सपना। मुझे खेद है कि कंपनी वास्तव में इसे पूरा नहीं कर पाएगी। बुफान जिकिन से पूछता है, क्या हुआ? कंपनी में कुछ गड़बड़ है? जिकिन माथे पर हाथ लगाते हुए विवश होकर रोते हुए कहती है, कंपनी के हर विभाग में समस्या थी, पूंजी। हमें बैंक से कर्जा नहीं मिल रहा है, यह सब और नहीं टिक सकता। बुफान सांत्वना देते हुए उसके सर पर हाथ रखकर अपनी तरह खींचता है और अपने बाहों में लेके कहता है, ठीक है, रो मत। उसके गाल को सहलाते हुए आगे कहता है, आपके लिए मैं कंपनी को सामान्य स्थिति में लाऊंगा। जिकिन थोड़ी शर्माती है। बुफान गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। जिकिन सोचती है, आप यह भी नहीं जानते कि इसके पीछे कौन है, और अगर आपने किया भी तो आप इसे वापस पाने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? बुफान वैसे निकलते हुए फुटपाथ पे चलते हुए सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो कंपनी को गलत तरीके से यांग तियाचिंग द्वारा अधिग्रहित किया जाना था, समस्याएं उससे जुड़ी होनी चाहिए। जेब में से फोन निकालकर फोन करता है। फोन पे कहता है, नमस्ते श्री चूतियान, मेरे लिए किसी को खोजने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ देर बाद नाइट क्लब में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। उसमें मिस्टर यांग और जिकिन के कंपनी का मैनेजर कुछ लड़कियों के साथ बैठे होते हैं। मिस्टर यांग कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब जब ये जिकिन की कंपनी को कोई पूंजी और बैंक का कर्जा नहीं मिल सकता है, कुछ दिनों के भीतर मेरे द्वारा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। देर सबेर वह मेरी महिला हो जाएगी। जिकिन के कंपनी का मैनेजर कहता है, लेकिन बुफान लड़ने में बहुत अच्छा है, वह हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मिस्टर यांग निश्चय से कहता है, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम उसे एक गोली से मार सकते हैं। मैनेजर सुकून से कहता है, अच्छा कहा, अध्यक्ष यांग। मिस्टर यांग खड़े होकर सबको कहते हैं, सब लोग पियो, यदि आप नशे में नहीं है, आप आज रात नहीं जा सकते। मैं आज रात धमाका करने जा रहा हूँ। उसके साथ खड़ी लड़कियां कहती है, ओ बॉस, आप बहुत बुरे हो। तभी बुफान दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह दोनों उसको देखते हैं। बुफान पूछता है, क्या आप यांग तियाचिंग है? मैनेजर कहता है, जो बुफान, तुम यहाँ क्यों हो? बुफान कहता है, ऐसा लगता है कि मैं सही जगह आया हूँ। आप जिकिन के कंपनी की समस्या के स्रोत है। तुम दोनों उसकी पीठ पीछे एक साथ काम करते हो, है ना? मिस्टर यांग जवाब देते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर हम ऐसा करते हैं? आपको अभी भी लगता है कि आप झो परिवार के सदस्य है। तुम अभी सिर्फ एक शोक संतप्त कुत्ते हो। भले ही मैं तुम्हें मार दूं, किसी को परवाह नहीं है। मैनेजर भी गुस्से से कहता है, जो बुफान, तुम अध्यक्ष यांग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, अध्यक्ष यांग आपके जीवन को बख्श देंगे। बुफान बेफिक्री से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शक्तिशाली है या अमीर है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। मिस्टर यांग उसके आदमियों से कहता है, चलो भी, उसे मार दो। उसके आदमी अपना बढ़े वाले चाकू म्यान में से निकालते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, मिस्टर यांग के साथ खिलवाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने वाले हो कमीने। दूसरा कहता है, नरक में जाओ। बुफान को मारने के लिए दो आदमी चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ते हैं। बुफान अपने पैर से किक मारकर दोनों को हवा में उड़ा देता है। दोनों पीछे दीवार पर जाकर चिपक जाते हैं और दोनों दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। वहां की लड़कियां डर से चिल्लाती है, क्या यह हत्या है? मिस्टर यांग डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और सोचता है, यह कैसा मजाक है। मैनेजर भी डर जाता है, उसके भी पसीने छूट जाते हैं और सोचता है, एक दो लोगों को एक पल में लकवा मार गया। बुफान उस दोनों की तरफ देखकर कहता है, अब आपकी बारी है। मैनेजर डर के मारे कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? बुफान गुस्से में मैनेजर से कहता है, उस समय जब आप एक गरीब छात्र थे, जिकिन ने आपको उसकी कंपनी में एक मैनेजर के रूप में लिया, फिर भी आपने उसे धोखा देने की कोशिश की। और मैनेजर के छाती में एक मुक्का दे मारता है। मैनेजर करहाते हुए पीछे जाकर गिरता है। बुफान मिस्टर यांग को कहता है, अब तुम्हारी बारी है, और अपना ओरा बाहर निकालता है। मिस्टर यांग डर कर मन में कहता है, क्या भयानक जानलेवा ओरा है, मैं हिल नहीं सकता। बुफान से कहता है, मेरे पिता यांग भी यही है, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें मार डालेंगे। बुफान मिस्टर यांग को एक जोर का थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तेरा पिता शक्तिशाली है, लेकिन मेरे लिए वह बेकार है। मिस्टर यांग डर कर थर थर कांपते हुए घुटने के बल बैठकर रोते हुए कहता है, मैं गलत हूँ, मुझे मत मारो। तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहो।
बूफान अपने पैर से उसके घुटनों के ऊपर लात मारते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। मिस्टर यांग अपना घुटना पकड़कर दर्द के मारे चिल्लाता और रोता है और कहता है, भाई बूफान, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहो वह सब कुछ दे दूंगा। जवाब में बूफान कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन फिर से जिकिन की कंपनी के साथ सौदा मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मारूंगा। इतना कहकर उसके दूसरे घुटने पर एक लात मारता है और वहां से निकलता है। फोन करके अपनी पत्नी को कहता है, मेरे प्रिय, समस्या हल हो गई है। थोड़ी देर बाद चू तियान ये का विला में चू तियान चाय पी रहा होता है। उसका बॉडीगार्ड उसके पीछे खड़ा होता है। बॉडीगार्ड कहता है, एक नई खबर आई है, बुफान ने यांग तियाचिंग को पिटा। बॉस कहता है, वह यांग बी येई का इकलौता बेटा है, यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएंगे। बॉडीगार्ड कहता है, सर हमने बुफान को समस्याएं खड़ी करने दी है, फिर जब वह मुसीबत में होगा तो वह यहाँ आएगा और आपका सहयोग मांगेगा। बॉस उठकर बालकनी में आता है, उसका बॉडीगार्ड उसके पीछे आता है। बॉस कहता है, मैंने सुना है बूढ़े यांग झोंग झुओ के पास गया था मुझसे निपटने के लिए और एक मास्टर के लिए कहा। जब तक लौटा और पता चला कि उसके बेटे को पिटा गया है तो मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। बॉडीगार्ड कहता है, मैं देखता हूँ कि क्या वह मास्टर मुझसे 3 हमलों का सामना कर सकता है। बूफान रास्ते पे चलते हुए सोचता है, दुर्भाग्य से मेरी ताकत एक गोली का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि नहीं तो यांग तियाचिंग को सीधे मारना मेरे लिए बहुत आसान है। बूफान चलते चलते सामने देखता है, वहां भीड़ जमा थी और एक बूढ़ा आदमी नीचे लेटा हुआ होता है। भीड़ में से एक जन कहता है, यदि आप उसे अस्पताल नहीं भेजते हैं तो मुझे डर है कि वह नहीं बच पाएगा। दूसरा कहता है, जल्दी करो और 120 पर फोन करो, यह बूढ़ा आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। वहां एक लड़की खड़ी थी, वह कहती है, रास्ता बनाना, डॉक्टर को उसे संभालने दो। बूफान पास जाकर देखता है। बूढ़े आदमी के पास बैठकर वह लड़की कहती है, दादाजी थोड़ी देर रुको, मैं डॉक्टर लियू को फोन लगाती हूँ। बूफान सोचता है, क्या वह लंबी नहीं है? जियानन विश्वविद्यालय से मेरे परिसर की सुंदरी। आया हुआ डॉक्टर बूढ़े आदमी को चेक करता है। चेक करने के बाद कहता है, मिस लंग, दादाजी गंभीर हालत में लग रहे हैं, चिंता है। लड़की के पसीने छूटते हैं, रोती सूरत से डॉक्टर से पूछती है, किस बात की चिंता? डॉक्टर कहता है, तुम्हारे दादाजी की बीमारी बहुत अजीब है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चिंता है कि बहुत देर हो जाएगी जब तक कि मैं उनका ऑपरेशन न करूँ। डॉक्टर सोचता है, मैं इस अवसर को लंग जिया के घर जाने के लिए करूंगा, हो सकता है मैं उसके करीब आ सकूं। बूफान हाथों की घड़ी मारकर छाती पर रखता है और यह सब देखकर कहता है, यह बहुत आसान है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। लड़की उसकी तरफ देखकर सोचती है, यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है, मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। डॉक्टर सोचता है, हरामी, तुमने मेरे व्यवसाय को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? और बूफान से पूछता है, क्या आप भी डॉक्टर हैं? किस अस्पताल से? बूफान उसको बताता है, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर उसे धमकाने के लहजे में कहता है, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन बात करने की हिम्मत करते हैं। तुमने मेरा काम बाधित किया है, क्या आप बाद में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखते हो? लड़की भी बूफान से कहती है, दादाजी की हालत बहुत गंभीर है, अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो कृपया परेशान न करें। बूफान सोचता है, इसे भूल जाओ, कोई और लोग नहीं है जो उनकी मदद कर सके, लेकिन मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? और वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी दादाजी खून की उल्टी करते हैं। लड़की घबरा के कहती है, दादाजी तुमको क्या हुआ? डॉक्टर कहता है, महोदया कृपया रुको। लड़की का भाई भी वहां होता है, वह उसको कहती है, भाई जुन, आपको ऑपरेशन के लिए जल्दी से जल्दी ले जाना होगा, अब और इंतजार न करे। बूफान रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, अरे चलो, किसी की जान बचाना तो 7 मंजिला शिवालय बनाने से अच्छा है। बूढ़े दादाजी के पास आकर अपनी गोल्डन कलर की पावर निकलकर उनके छाती पर उनका इलाज करने लगता है। लड़की रोते रोते कहती है, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर कहता है, वह उनको मारना चाहता है। लड़की का भाई जून कहता है, तुम मौत की तलाश में हो, और बूफान को किक मारने के लिए उछलता है। बूफान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अपनी 2 उंगली में पावर लाकर उसके पैर के पंजों पर उस पावर का उपयोग करता है। जून नीचे गिर जाता है और सोचता है, मेरी किक की ताकत 500 किलो के बराबर है, उसने उसे आसानी से कैसे रोक लिया? जून चिल्लाता रह जाता है। बूफान अपना काम पूरा करके वहां से जाने के लिए निकलता है और कहता है, मैंने उनकी जान बचाई है, फिर भी तुमने मुझे लात मारी, तुम सच में हृदयहीन हो। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? लड़की कहती है,
दादाजी आप जगे हुए हैं? जून आश्चर्य से कहता है, क्या? लड़की भी आश्चर्य से कहती है, अविश्वसनीय। दादाजी कहते हैं, मैं ठीक हूँ। जून अभी भी आश्चर्य से कहता है, वह लड़का सही था। डॉक्टर गुस्से से सोचता है, यह असंभव है, वह उसे कैसे बचा सकता है। जून दादाजी के पास आकर उनसे कहता है, दादाजी क्या आप ठीक हैं? लड़की और उसका भाई दादाजी को उठाते हैं। दादाजी कहते हैं, मुझे अब सांस की तकलीफ नहीं है, वह लंबा लड़का कहा है। बुफान वहां से निकल जाता है और रास्ते में सोचता है, असली अच्छा इंसान मैं हूँ। और वहां दादाजी के सवाल पर लड़की उसका भाई डॉक्टर उनको क्या कहे समझ में नहीं आ रहा था। उन तीनों के चेहरे विचित्र हो जाते हैं। लड़की कहती है, दादाजी आप जिस लड़के को ढूंढ रहे हैं वह पहले ही चला गया है। दादाजी कहते हैं, मुझे उस लंबे लड़के को ढूंढना है, मैं अपनी जान बचाने के लिए उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। डॉक्टर झूठ की हंसी चेहरे पे लाते हुए कहता है, क्या श्रीमान लंग अभी भी सर्जरी के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? आप चेकअप में बहुत देर ना करें। बुफान फार्मेसी मतलब जहां चाइनीज जड़ी बूटियां मिलती है वैसी दुकान के पास आकर सोचता है, कल्टीवेशन के लिए उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी और सामग्री अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तभी बुफान का फोन बजता है। बॉडीगार्ड जिन्हो का फोन आया हुआ है। उसे देखकर बुफान कहता है, क्या? फोन उठाता है। फोन पे जिन कहता है, यान लाओबा वापस आ गया है रात 8 बजे। वह तू शिकिन के साथ आपके तलाक के बारे में कुछ योजना बनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। बुफान कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, भगवान आज रात मुझे अच्छी किस्मत दे, मैं उसे दंड दूंगा। बुफान सोचता है, धत तेरी की, मुझे नहीं पता कि फोन कैसे बंद किया जाए। आज रात 8 बजे, दिलचस्प है। जेगवान क्लब रूम में बुफान और चुटियाना यानी बॉस बैठे होते हैं। पीछे बॉडीगार्ड और कुछ आदमी होते हैं। बॉस चाय पी रहा होता है। बुफान सोचता है, मैं अब तक यहाँ क्यों हूँ? मेरा कल्टीवेशन का समय बर्बाद हो रहा है। दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। वहां खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है, सर बाये आ गए हैं। दूसरा कहता है, नमस्ते सर बाये। तीसरा कहता है, क्या श्रीमान बाये ने अभी तक खाना खाया है? बाये एक कुर्सी खिंच के कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है श्रीमान तियानये, आप अभी भी अच्छी तरह से जी रहे हैं। चाय का कप हाथ में पकड़े हुए बॉस कहता है, ओह श्रीमान, बस तुम झोंक झोंक के पास आए, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाएगा? मिस्टर बा गुस्से से खड़े होकर टेबल पर दोनों हाथ की हथेली से मारकर कहता है, कौन डरता है? तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? जिस व्यक्ति ने यह किया है उसे लाओ, मैं उसे मार डालूंगा। टेबल पर रखा छोटा चाय का मग उठाकर थोड़ी चाय पीकर बुफान कहता है, तुम्हारा बेटा बेईमान है, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी सजा दी है, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वहां खड़े लोग आश्चर्य और डर कर उल्टे पलटे होते हैं। उनके मुंह से निकलता है, क्या? एक आदमी कहता है, क्या वह थोड़ी सी सजा थी? मैंने सुना है कि तियान चेंग के दोनों पैर टूट गए हैं। दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि यह बच्चा झो परिवार से बुफान है, लेकिन अब उसे उसके परिवार से निकाल दिया गया था। तीसरा कहता है, तो यह हारे हुए व्यक्ति ने ये जिकिन से शादी की है, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर बा वही बात दोहराता है, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। बॉस उठ खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर बा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने मुझे से यहाँ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मिस्टर बा धमकी देते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? आज बुफान को मरना होगा, आपको भी शिचेंग शहर से बाहर निकलना होगा। बॉडीगार्ड गुस्से से कहता है, कमीने, इस शहर से बॉस को भगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और वह बॉस के सामने आकर खड़ा होता है। वहां खड़े आदमियों में से एक कहता है, बॉडीगार्ड जिन्हो आगे आया है, लगता है लड़ाई होगी। दूसरा कहता है, बॉस का पहला बॉडीगार्ड जिन्हो है, क्या मिस्टर बा उनसे लड़ाई करना चाहते हैं? तीसरा कहता है, जिन्हो विशेष बल केंग जिंग के सदस्य थे, उनकी ताकत अद्भुत है। मिस्टर बा हाथ जोड़कर अपने साथ आए मास्टर से कहता है, मास्टर वू कृपया उसे मारो। मास्टर वू कहते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। बॉडीगार्ड जिन्हो एक मुक्का लेकर उनकी तरफ बढ़ता है
और कहता है, कमीने, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा। मास्टर वू भी फाइट के लिए तैयार होते हैं। उनके एक हाथ में यिंग यांग का ताबीज होता है। यिंग यांग यह एक तरह से स्पिरिचुअल पावर होती है। उस ताबीज से मास्टर वू पावर निकलते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता कि इस ताबीज की शक्ति कितनी महान है। उस पावर का इस्तेमाल करके बॉडीगार्ड जिन पर हमला करते हैं। उस ताबीज से निकली पावर लगने से बॉडीगार्ड बहुत पीछे धकेला जाता है। बुफान सोचता है, क्या वह झटका उसकी ओरा से था। बॉडीगार्ड जिन की हालत खराब हो जाती है। उसके साथ वाले 2 आदमी उसको पकड़कर खड़ा करते हैं और पूछते हैं, भाई आप ठीक है? वहां खड़े आदमियों में से एक कहता है, क्या वह सुनहरी रोशनी क्या है? दूसरा कहता है, क्या वह पौराणिक जादू मंत्र है? तीसरा कहता है, उस मास्टर से कोई नहीं लड़ सकता। मिस्टर बा कहते हैं, मास्टर वू जोंग शॉक क्षेत्र से प्रसिद्ध फेंग शुई मास्टर है। वह एक भगवान के बराबर है। तुम्हारा कोई मेल नहीं, तुम आज हार जाओगे। बॉस का मुंह लटका हुआ होता है। बुफान कहता है, यह कीड़ा थोड़ा प्रतिभाशाली है। और मास्टर वू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ दिखावा करने की? मास्टर वू कहते हैं, आजकल के युवा सच में इतने घमंडी हो गए हैं कि आप मुझे कम आंकते हैं। मैं आज तुम्हें सजा दूंगा। बुफान अपना ओरा बाहर निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें सचमुच बेवकूफ दिखता हूँ क्या? अपने मुट्ठी में स्पिरिचुअल पावर जमा करने लगता है और मास्टर की तरफ हमला कर देता है। मास्टर भी अपना हमला करता है। दोनों का हमला आपस में टकराता है। मास्टर का हमला खत्म होकर बुफान का हमला आगे जाकर मास्टर को लगता है। मास्टर के हाथों में जो ताबीज था वह टूट के चकनाचूर हो जाता है और मास्टर पीछे दीवार पे जाकर धड़कते हैं। छाती पे हाथ लगाकर वह नीचे बढ़ते हैं। वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं। आश्चर्य से उनके मुंह से निकलता है, क्या क्या यह क्या हुआ? वहां खड़े आदमी भौचके हुए होते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या उसने सिर्फ रोशनी पैदा की? दूसरा कहता है, हे भगवान, मैंने क्या देखा? तीसरा कहता है, यह भगवान का स्तर है। बुफान मिस्टर बा से पूछता है, मैंने तेरे बेटे को मारा, क्या तू अभी मुझे से रिश्ता रखता है? मिस्टर बा सोचता है, हे भगवान, धिक्कार है। मास्टर वू का ताबीज टूट गया। उसकी तकनीक भी बेकार है। मास्टर बा कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। यह देखकर बुफान उसके गाल पर एक जोर का चाटा मारता है। चाटा लगते ही मिस्टर बा अपने गाल पर हाथ रखकर दूर जाकर जमीन पर गिरते हैं। बुफान गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तुमने सुना नहीं? वहां खड़े आदमी आश्चर्य और डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है, हे भगवान, क्या मिस्टर बा यहाँ सबके सामने घुटने टेकने वाला है? दूसरा कहता है, यह वास्तव में असाधारण और बहुत क्रूर है। तीसरा कहता है, क्या यह बुफान की ताकत है जिसे वह सब छुपा रहा था? मिस्टर बा गुस्से से मुट्ठी को जोर से दबाते हुए उठ खड़े होते हैं। कहते हैं, दृष्ट। अपने साथ आए आदमी को कहते हैं, दाओ बा, अपनी बंदूक का इस्तेमाल करो और उसे मार डालो। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दाओ बा बंदूक निकालने लगता है और कहता है, जी श्रीमान। बंदूक बुफान की तरफ तान कर कहता है, क्या तुम भगवान की तरह काम करते हो? क्या तुम इस बंदूक की गोली से तेज हो सकते हो? बंदूक से गोली निकलती है। बॉस डर कर कहता है, जो बुफान सावधान। बॉडीगार्ड जिन कहता है, भाग जाओ। बुफान बेफिक्र होकर मन में कहता है, बस एक गोली। सौभाग्य से मैं तैयार हो गया हूँ। जेब से ताबीज निकालकर मुट्ठी में पकड़कर कहता है, सक्रिय हो जाओ। गोली उसकी तरफ बढ़ती है। बुफान अपना हाथ गोली की तरफ करता है और वह गोली अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है। वहां के सब लोग शॉक हो जाते हैं। उनके मुंह से निकलता है, क्या? हे भगवान! वहां सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सब आश्चर्य और शौक में होते हैं। एक कहता है, क्या बकवास है, उसने अपने नंगे हाथों से गोली पकड़ी। दूसरा कहता है, क्या मैं एक फिल्म देख रहा हूँ? तीसरा कहता है, क्या वह अभी भी एक इंसान है? मिस्टर बा डर और आश्चर्य से कहते हैं, तुम आदमी हो या भूत? बुफान अपनी मुट्ठी खोलता है और उसमें से वह गोली मुड़ी हुई नीचे गिरती है। अपना ओरा निकालकर डराते हुए कहता है, मैं एक शैतान हूँ। मिस्टर बा के तो तोते उड़ जाते हैं। मिस्टर बा बुफान के पैर पकड़कर हतबल होकर डरकर रोते हुए बुफान से याचना करता है, मास्टर बुफान, मैं अपनी सारी संपत्ति के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मत मारो। बॉस पछताते हुए बुफान के बारे में सोचता है, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं उसे अपने वश में करना चाहता था। बुफान बॉस को कहता है, ये तियान कृपया यांग की संपत्ति को स्वीकार करे। बॉस डर और अचंभे के भावना से सीधे खड़े होकर कहता है, हाँ। फिर थोड़ा संभल कर आगे कहता है, ठीक है, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करता हूँ।
बॉस गोल्डन टाइगर से कहता है, गोल्डन टाइगर जाओ और जमा करो बॉस यांग की संपत्ति। मिस्टर यांग को उसके आदमी उठाकर ले जा रहे थे। वहां खड़े लोगों में से एक कहता है, मिस्टर यांग बा ने ऐसे लोगों को उकसाया है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरा कहता है, मिस्टर बा यांग दशकों से इस शहर में रहते हैं, उनके साथ यह सब क्या हो गया। तीसरा कहता है, इस शहर के दिन बदलने वाले हैं। मास्टर वू जमीन पर पड़े हुए होते हैं। बुफान वहां आता है और कहता है, आपको यह जेड पेंडल कहां से मिला, क्या आपको अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया है। घुटने पर बैठकर सर नीचे रखकर मास्टर वू कहते हैं, मैंने यह जेड पेंडेंट बाल्टी से खरीदा है। बुफान सोचता है, मुझे लगा कि मुझे कोई इस पेशे से मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से, और कहता है, इसे भूल जाओ, उसे बाहर करो। टाइगर कहता है, मैं करता हूं। टाइगर मास्टर वू के दोनों पैरों को पकड़कर जोर से घुमाकर बाहर फेंक देता है और कहता है, दूर जाओ। मास्टर दूर जाकर बाहर गिरते हैं। बॉस कहता है, श्रीमान बुफान आपका कोई कार्ड नंबर है। जब यांग बा की संपत्ति जमा कर लूंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा। बुफान कहता है, वह सब आपका है जब तक आप काम करने में मेरी मदद करते हैं। बॉस कहता है, जो भी तुम कहो वह मैं कर दूंगा। बुफान कहता है, सबसे पहले ये जिकिन की कंपनी की समस्या का समाधान करने में मदद करें। दूसरा, बहुत पुरानी कुछ जड़ी बूटी एकत्र करने में मेरी मदद करें। और जड़ी बूटी के नाम लिखा हुआ कागज बॉस को देता है। बॉस कागज देखकर कहता है, मैं इसे तुरंत करूंगा। बुफान कहता है, ठीक है, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा, और वहां से निकलता है। यहाँ जिकिन की कंपनी में जिकिन परेशान होकर अपने ऑफिस में सर पर हाथ रख कर बैठी होती है और वह सोचती है, कंपनी अब नहीं बच सकती। ऐसा लगता है कि कंपनी को बेचने की जरूरत है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसे कहती है, अध्यक्ष जी, हमारा माल जारी कर दिया गया है और बैंक लोन स्वीकृत किया गया है। जिकिन आश्चर्य से खड़ी होकर सेक्रेटरी से पूछती है, क्या तुम सच बोल रही हो। सेक्रेटरी भी शॉक में होती है, फिर भी वह कहती है, हाँ, और कई कंपनी के लोग सहयोग के लिए हमारे पास आ रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती। दरवाजा खोलकर कुछ लोग अंदर आने लगते हैं। सेक्रेटरी उन सबको रोकने की कोशिश कर रही होती है। दरवाजे से अंदर आए आदमियों में से एक कहता है, अध्यक्ष जी, मैंने सुना है कि कंपनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। दूसरा कहता है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा कहता है, अध्यक्ष जी, मैं आपकी कंपनी में पैसे निवेश करना चाहता हूँ। जिकिन सोचती है, यह कैसे हो गया, यह क्या स्थिति है। सेक्रेटरी कहती है, प्रिय मेहमानों, कृपया सम्मेलन कक्ष में आए, हमारे पास इसे संभालने के लिए एक विशेषज्ञ है। जिकिन सोचती है, कल बुफान ने कहा था मैं उसे आपके लिए ठीक कर दूंगा, क्या उसने सच में किया। सेक्रेटरी अध्यक्ष से पूछती है, अध्यक्ष जी, वह सब लोग पैसे भेजने के लिए क्यों है, क्या यह तुम्हारी चाची की वजह से है। जिकिन अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहती है, इस बात की परवाह किए बिना तुरंत कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं, मैं कंपनी को बचाना चाहती हूँ। सेक्रेटरी खुश होकर कहती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद बुफान के घर पर बॉस और उसका बॉडीगार्ड आता है। बॉडीगार्ड के हाथ में एक सूटकेस होता है। बॉस बुफान से कहता है, श्रीमान बुफान, यह वह दवा सामग्री है जिसे हमने रात भर एकत्र किया है, आप इसे देख सकती है। सूटकेस में 4 पुराने सालों की जड़ी बूटी होती है। बुफान कहता है, बुरा नहीं है, अच्छा है। बुफान बॉस को 2 ताबीज देते हुए कहता है, यह वह है जो मैंने कल रात बनाया है और इसे आपके शरीर पर लगाना, आप सुरक्षित रहोगे। बॉस वह ताबीज ले लेता है। बॉस कहता है, धन्यवाद श्रीमान बुफान, हम निश्चित रूप से आपके लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने की दिशा में प्रयास करेंगे। बुफान वह सूटकेस अपने पास ले लेता है। बुफान उस जड़ी बूटियों को देखकर सोचता है, यह जड़ी बूटियां मेरे लिए जियाओ पे युवान डैन बनाने के लिए पर्याप्त है। यह एक तरफ की पुराने जमाने की पिल है। बुफान पहाड़ के जंगलों में जाता है और वह अपनी पिल बनाने की कोशिश करने लगता है। ताबीज को 2 उंगलियों में पकड़कर कहता है, अल्केमी पॉट के बिना आप केवल एक अल्केमी सरणी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ताबीज के उपभोग से वह पृथ्वी अग्नि को बुलाता है। ताबीज गोलाकार घूमते हुए बीच में वह अग्नि बहुत बड़े आकार में अवतरित होती है। बुफान अपने हाथ से स्पिरिचुअल पावर निकालकर उस पृथ्वी अग्नि में मिलाता है और उसमें अपने पास वाली जड़ी बूटी डालता है। पिल बनाना शुरू करता है। बहुत मेहनत करता है, तब जाकर वहां 5 पिल बना लेता है और खुशी से कहता है, हो गया। वक्त गवाए बिना उसमें से एक पिल खा लेता है और सोचता है, देखते हैं यह कैसे काम करता है। पिल खाते ही उसके शरीर के अंदर और बाहर स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ने लगती है। वह देखकर बुफान कहता है, 5वें लेवल पर पहुंच गया हूँ, बाकी बची हुई पिल खाने के बाद शिखर पर पहुंच सकता हूँ, और बहुत खुश होता है। घर पर आते हुए देखता है तो जिकिन अभी अभी गाड़ी से आकर उतरती है और घर में जाने लगती है। बुफान वह देखकर सोचता है, जिकिन ने रात में बहुत काम किया होगा, क्या कंपनी की समस्याओं का समाधान हो गया होगा।
वह भी घर में दाखिल होकर जिकिन को पूछता है, जिकिन क्या तुम वापस आ गई हो? देखता है तो जिकिन फ्रिज में से कुछ निकाल रही होती है। जिकिन जवाब में कहती है, मैं अभी वापस आई हूँ। बुफान जिकिन को देखकर शर्माते हुए सोचता है, वह जिकिन का शरीर कितना हॉट है, और जिकिन को पूछता है, क्या आप भूखे हो? मुझे इसे तुम्हारे लिए पकाने दो। जिकिन फ्रिज में से कुछ निकालते हुए जवाब देती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खा लूंगी। बुफान सोचता है, चक्कर क्या चल रहा है? जिकिन ज्यादा काम करने की वजह से थकी हुई होती है और वह चक्कर आकर बेहोश हो जाती है। बुफान उसकी तरफ जाते हुए आवाज देता है, जिकिन। जिकिन को पकड़कर नीचे लेटा देता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उसकी नस चेक करता है। चौंक जाता है, कहता है, उसका शरीर तो जीवीन का है, और सोचता है, यह शरीर जीवीन वह इमोर्टल के अल्टीमेट पंथ का है, लेकिन ठंडा मिटता हुआ शरीर शायद ही कभी 25 साल तक जीवित रहता है। जिकिन बेहोशी में बड़बड़ाती है, यह बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। बुफान अपने 2 उंगलियों में स्पिरिचुअल पावर लाकर जिकिन का इलाज करने लगता है और कहता है, यह जीवीन का शरीर है, इसलिए वह ठंडा पड़ रहा है, मेरे पावर से उसके शरीर में ठंड को धीमा कर दूंगा। इलाज चालू रखता है। जिकिन के शरीर के आसपास स्पिरिचुअल पावर घूमने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जिकिन होश में आती है। बुफान से पूछती है, मुझे क्या हुआ है? बुफान उसको कहता है, तुम बहुत थके हुए हो, आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ। बुफान जिकिन को सहारा देके खड़ा करता है। जिकिन कहती है, मैं ठीक हूँ, और वह अपने कमरे में जाने लगती है। बुफान उसको पीछे से देखते हुए सोचता है, हम दोनों साथ में हैं, यह अच्छा नसीब है। बुफान का फोन बजता है। फोन को देखते हुए बुफान कहता है, ये श्वान, पुराने बुफान का एक दोस्त, वह मुझे क्यों फोन कर रहा है? फोन उठाता है तो सामने से वह दोस्त कहता है, चलो मिलते हैं। बुफान कहता है, भाई कल मैं स्कूल शुरू कर रहा हूँ, चलो थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। सामने से दोस्त कहता है, ठीक है, अपनी रोज की जगह पर मिलते हैं। थोड़ी देर बाद बुफान क्लब जैसे जगह पर पहुंचता है। यहाँ वहां देखता हुआ आगे जाना है और सोचता है, जहां अब वह है, मुझे उसे मिले हुए बहुत समय हुआ है, मुझे नहीं पता वह क्या कर रहा है। सामने से कोई हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाता है, भाई मैं यहाँ हूँ। वह बुफान की तरफ चला आता है। बुफान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बहुत दिन हुए मिले हुए। दोस्त कहता है, मेरे पिता बीमार है और मेरे अन्य चाचा केवल विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने में व्यस्त है। आगे कहता है, ओह माय, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। बुफान सोचता है, अतीत में ये श्वान के परिवार में परिवर्तन हुए, जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो वह संघर्ष करता रहा, मुझे इस जीवन काल में उसका भाग्य बदलना होगा। बुफान उसके गले में हाथ डालकर कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्त कहता है, आपको अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। बुफान कहता है, अपनी बकवास बंद करो, इसे पी लो। वहां से एक लड़का लड़की गुजर रहे थे। लड़के ने लड़की के गले में हाथ डाला हुआ होता है। वह लड़की बुफान को देखकर रुक जाती है और गुस्से से बुफान को कहती है, मूर्ख, तुम यहाँ क्यों हो? बुफान उसको देखकर कहता है, चेन किंग के साथ वाला लड़का उस लड़की को पूछता है, क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? तुम एक गरीब आदमी के साथ क्यों हो? चेन किंग कहती है, पहले तो मेरी माँ उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, मुझे भी समझ नहीं आया, इसके पहले कि मैं समझती, मुझे उसके द्वारा बरगलाया गया था। बुफान का दोस्त गुस्से में शराब का ग्लास नीचे रखकर कहता है, तुमने क्या कहा? बुफान कहता है, शांत हो जाओ, नाराज मत हो। लड़की के साथ वाला लड़का कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आगे कहता है, मुझे याद है, तुमने एक बार लोंगुयू के सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया था। हाँ, यह पागल सड़ा हुआ मेंढक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बुफान का दोस्त दौड़कर उस लड़के को मारने जाते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। वह लड़का बाजू में होकर उसके मुक्के से बच जाता है। लड़का कहता है, मुझे मारना चाहते हो? लड़का अपने पैर से किक मारकर बुफान के दोस्त को दूर फेंक देता है। बुफान का दोस्त दूर जाकर गिरता है।